तो इस पॉडकास्ट से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि यहाँ आपको फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स याद हो जाने वाले हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी एक सिंगल स्पीशीज़ के अंदर देखने को मिलती है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक बड़े स्केल पर हम बात करते हैं, एक बड़े इकोसिस्टम पर बात करते हैं, जैसे हम कंट्री लेवल पर बात कर सकते हैं। इंडिया भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है और हमारे यहाँ बर्ड्स की स्पीशीज़ लगभग 1200 है। तो यानी कि उन्होंने बताया कि स्पीशी डाइवर्सिटी होना इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी उतना ज़्यादा इकोसिस्टम स्टेबल। हेलो बच्चा पॉडी, दिस इज अर्चना राठी और आज मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए रिवीजन पॉडकास्ट लेकर। आज कौन सा चैप्टर हम कवर करेंगे? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जी हाँ, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। तो इस पॉडकास्ट से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि यहाँ आपको फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स याद हो जाने वाले हैं। तो चलिए फिर देरी किस बात की, आंखें बंद कीजिए, लेक्चर सुनिए और आपको हो जाएगा पूरा चैप्टर तैयार। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? अर्थ पर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जो पाए जाते हैं उन सबको मिलाकर हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इस टर्म को पॉपुलराइज करने वाले कौन थे? एडवर्ड विल्सन साहब। अब डाइवर्सिटी होती है तीन तरह की: जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी एक सिंगल स्पीशीज के अंदर देखने को मिलती है। जब हम एक सिंगल स्पीशीज में जेनेटिक लेवल पर जाके, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाता है रोवोल्फिया वोमिटोरिया, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है और उसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है रेजरपाइन। ये केमिकल कितनी कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है और इसकी पोटेंसी कितनी है, इसके बेसिस पर इसी सिंगल स्पीशी में बहुत सारी वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ऐसे ही भारत में 50,000 से भी ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स देखने को मिलते हैं चावल के, राइस के, एंड अराउंड 1000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो आर फाउंड। तो ये सारे एग्जाम्पल हुए जेनेटिक डाइवर्सिटी के। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी अमंगस्ट डिफरेंट स्पीशीज, जहां पर हम स्पीशीज लेवल पर बात कर रहे हैं। जैसे इसमें बहुत प्यारा एग्जाम्पल बनता है जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं और जो ईस्टर्न घाट्स हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं, अलग अलग तरह की स्पीशीज होती हैं एम्फीबियंस की। तो एम्फीबियंस की डिफरेंट स्पीशीज वेस्टर्न घाट्स में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। दिस इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक बड़े स्केल पर हम बात करते हैं, एक बड़े इकोसिस्टम पर बात करते हैं, जैसे हम कंट्री लेवल पर बात कर सकते हैं। इंडिया जो कि एक ट्रॉपिकल कंट्री है, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अ टेम्परेट कंट्री लाइक नॉर्वे। तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो जाती है। अब अकॉर्डिंग टू IUCN, जी हाँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक रेड डेटा बुक रिलीज करती है और 2004 का डेटा ये कहता है कि अभी जो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, जो टेक्सोनॉमिकली नोन स्पीशीज हैं, जो डिस्कवर हो चुकी हैं, जिन्हें हम जानते हैं, वो 1.5 मिलियन से ज़्यादा है, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। लेकिन काफ़ी सारे साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि बहुत सारी स्पीशीज अभी डिस्कवर ही नहीं हुई हैं। अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी 20 to 50 मिलियन हो सकती है। और एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है रॉबर्ट मे, वो ये मानते हैं कि अर्थ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो अराउंड 7 मिलियन होगी। अब अर्थ पर दो तरह के एरियाज पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। वो सारे एरियाज जो इक्वेटर के नज़दीक हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज हैं और जो दूर हैं वो टेम्परेट एरियाज हैं। ट्रॉपिकल एरियाज में जो स्पीशीज इन्वेंटोरीज हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, लेकिन टेम्परेट एरियाज में स्पीशीज इन्वेंटोरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि टेम्परेट एरियाज में लगभग सारी स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं, लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज में अभी बहुत सारी स्पीशीज डिस्कवर होना बाकी हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अब बात करते हैं कि अर्थ पर एनिमल्स ज़्यादा क्यों हैं। अराउंड 70% एनिमल्स अर्थ पर प्रेजेंट हैं। और अगर हम सारे प्लांट्स को मिलाएं, NCERT ने फंजाई को भी प्लांट ही माना है, तो फंजाई, एल्गी, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, अगर हम इन सबको मिला दें तो ये 22% से ज़्यादा नहीं है। और एनिमल्स में भी हर एक 10 एनिमल पर 7 इंसेक्ट्स हैं। तो ऐसा क्यों है? इंसेक्ट्स धरती पे इतने ज़्यादा क्यों हैं?
क्योंकि वो मरते ही नहीं हैं। कॉकरोच को कितने भी चप्पल मारो मर के ही नहीं देता, मम्मी तंग हो जाती है। कॉकरोच हिट, काला हिट, कुछ भी ले आओ। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो उन्हें बचाता है। उनका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत हाई होता है और इसीलिए उनका सर्वाइवल रेट, उनका साइज छोटा होता है, वो हर जगह पाए जाते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से इंसेक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन इतना ज़्यादा हुआ है। अर्थ पर अकेली फंजाई की जो स्पीशीज हैं वो कलेक्टिवली रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, इन सबको, एम्फीबियंस, इन सबको आप मिला दोगे, इन सबको मिलाकर भी फंजाई की स्पीशीज इनसे ज़्यादा है। तो बड़ा ही यूनिक पैटर्न हमें बायोडाइवर्सिटी में देखने को मिलता है। अब यहाँ एनसीईआरटी में 3 पाई चार्ट गिवन है, एक वर्टिब्रेट एनिमल्स का, एक इनवर्टिब्रेट एनिमल्स का और एक प्लांट्स का। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसको याद करने के लिए एक फंडा है IOMC। सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट हैं अर्थ पर? इंसेक्ट्स। इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स होते हैं, फिर आते हैं O से अदर एनिमल ग्रुप्स, M से मॉलस्क्स और C से क्रस्टेशियंस। अगर हम वर्टिब्रेट एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर फंडा है FB पे राम। जी हाँ, फेसबुक पे राम। सो F स्टैंड्स फॉर फिशेस। सबसे ज़्यादा वर्टिब्रेट एनिमल्स में फिशेस हैं, फिर बर्ड्स हैं, फिर रेप्टाइल्स हैं, फिर एम्फीबियंस आते हैं और फिर आते हैं मैमल्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा धरती पर एंजियोस्पर्म्स हैं, फिर उसके बाद आती हैं फंजाई, फिर उसके बाद आती हैं एल्गी, फिर आते हैं मॉसेस, फिर आते हैं फर्न्स एंड देन कम्स लाइकन्स। अब ये जो हमारा पाई चार्ट है, यहाँ पर हमने बैक्टीरिया की बात तो करी ही नहीं, प्रोकैरियोट्स की बात तो करी नहीं, जो धरती पर इतने ज़्यादा हैं। इसके 2 कारण हैं। प्रोकैरियोट्स को हम कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स से क्लासिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको लेबोरेटरी में ग्रो कराना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी बैक्टीरियल स्पीशीज़ को लेबोरेटरी में ग्रो कराना आसान नहीं है, और अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर उनको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे तो उनकी स्पीशीज़ मिलियंस में पहुंच जाती हैं। तो इसीलिए बैक्टीरिया का जिक्र इस पाई चार्ट में होता ही नहीं है। अब अगर हम इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो भारत के पास जो टोटल लैंड एरिया है वो 2.4% है केवल, लेकिन उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरे वर्ल्ड की 8.1% है। तो यानी कि हम डाइवर्स कंट्री है। पूरे विश्व में लगभग 200 देश हैं, उनमें से केवल 12 कंट्रीज ऐसी हैं जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत उनमें से एक है। जी हाँ, हमारे भारत का 8वां स्थान है, हम 8th प्लेस पर हैं इन द मेगा डाइवर्स कंट्रीज। इंडिया में 45,000 स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, और लगभग इससे दुगनी, मोर देन 90,000 स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की। अब बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी कैसे चेंज होती है? यहाँ पे सबसे पहले हमारी आ जाता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट या लैटिट्यूडनल रेंज। क्या होता है लैटिट्यूड? ये हम 9th क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ते थे कि हम अपने अर्थ पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बनाते हैं। जो अर्थ का इक्वेटर है, अगर हम उससे ऊपर जाते हैं, यानी कि पोलर एरियाज की तरफ मूव करते हैं, हम हाइट की तरफ मूव करते हैं, तो लैटिट्यूडनल रेंज बढ़ती है। इफ वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ऑल्टीट्यूड, हाइट इंक्रीज होती है, लैटिट्यूडनल रेंज इंक्रीज होती है, लेकिन स्पीशी की डाइवर्सिटी कम होती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं, स्पीशी डाइवर्सिटी घटती चली जाती है, और इसको एनसीईआरटी ने कैसे एग्जाम्पल से समझाया है। अगर आप कोलंबिया की बात करेंगे तो कोलंबिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यानी कि वो इक्वेटर के नज़दीक है, और उसका लैटिट्यूडनल रेंज होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, और वहाँ बर्ड्स स्पीशीज़ लगभग 1400 हैं। आप अगर ऊपर की तरफ और मूव करते हैं तो हम न्यूयॉर्क पर पहुंच जाते हैं। न्यूयॉर्क एक टेम्परेट कंट्री है जिसका लैटिट्यूड बढ़कर 41 डिग्री नॉर्थ हो जाता है, और बर्ड्स की स्पीशीज़ का नंबर घटकर 105 हो जाता है, 105। फिर हम चलते हैं ग्रीनलैंड पर, जो कि एक पोलर कंट्री है। वहाँ लैटिट्यूड बढ़कर 71 डिग्री नॉर्थ हो जाता है, और बर्ड स्पीशीज़ घटकर केवल 56 रह जाती हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि जैसे जैसे आप लैटिट्यूडनल रेंज बढ़ाएंगे, हाइट बढ़ाएंगे, इक्वेटर से दूर जाएंगे,
आप स्पीशीज डाइवर्सिटी को घटता हुआ, डिक्रीज होता हुआ पाएंगे। इंडिया भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है और हमारे यहाँ बर्ड्स की स्पीशीज लगभग 1200 है। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर एनसीईआरटी देकर समझाती है इक्वाडोर का। इक्वाडोर जो है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, उसका जो प्लेस है पूरे वर्ल्ड में दैट इज 7th प्लेस इन द डाइवर्सिटी। तो इक्वेटर में जो टोटल वैस्कुलर प्लांट्स पाए जाते हैं वो मिड वेस्ट ऑफ यूएस से, जो कि एक टेम्परेट एरिया है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। वैस्कुलर प्लांट्स आप जानते हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। चलिए, अब बात ये आती है कि ट्रॉपिकल एरियाज में टेम्परेट एरियाज से ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी क्यों होती है? इस पे बड़ा प्यारा सवाल बनता है। ट्रॉपिकल एरियाज में सोलर एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल होती है, टेम्परेट एरियाज में कम होती है। दूसरा कारण, ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं, स्थिर रहते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं, वहाँ अचानक से कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन टेम्परेट एरियाज प्रिडिक्टेबल नहीं होते, वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और चेंज होते रहते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज में जो ग्लेशिएशंस हैं, ग्लेशियल फॉर्मेशन और डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस, वो काफ़ी कम होते हैं। लेकिन टेम्परेट एरियाज में ग्लेशिएशंस और सीजनल डिस्टर्बेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रॉपिकल एरियाज में डिस्टर्बेंसेस कम होने के कारण जो स्पीसिएशन का प्रोसेस है, यानी स्पीशीज बनने का जो प्रोसेस होता है, उसे अच्छा खासा समय मिल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिफाई हो पाती हैं। लेकिन टेम्परेट एरियाज में डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होने के कारण स्पीसिएशन को कम समय मिलता है और वहाँ स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन कम होता है। ट्रॉपिकल एरियाज में प्रोडक्टिविटी हाई होती है और वहीं टेम्परेट एरियाज में प्रोडक्टिविटी लो होती है। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ जो बायोडाइवर्सिटी को डिसाइड करती है, दैट इज़ एरिया। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करते हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप की, जो एक जोग्राफिस्ट ने दी है, दैट इज़ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आप एरिया को बढ़ाते हैं, स्पीशीज़ रिचनेस, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाती है एक लिमिट तक। और इसको समझाने के लिए ये इक्वेशन भी हमें देते हैं, S इज इक्वल टू सी ए रेज टू द पावर Z, जहाँ पर S है स्पीशीज रिचनेस, जहाँ पर A क्या है, एरिया है, Z क्या है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट। जब इस वाली इक्वेशन को आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो आपको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। लेकिन जब इसी इक्वेशन को आप लॉग स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनती है इक्वेशन, log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A। और इसको अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब व्हाट इज Z हियर, यहाँ पर Z जो है वो इस इक्वेशन का स्लोप है। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं स्लोप क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं एज रिग्रेशन कॉफिशिएंट। जैसे जैसे आप एरिया को बढ़ाते जाएंगे Z की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसका मतलब जो स्लोप है वो और ज़्यादा स्टीप होता जाता है, गहरा होता जाता है। तो एरिया ज़्यादा तो स्लोप और ज़्यादा स्टीपर, जिसका मतलब है Z की वैल्यू ज़्यादा। अब अगर हम किसी देश की बात करते हैं, किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, सपोज हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जब हम कंट्री लेवल पर बायोडाइवर्सिटी को समझाते हैं तो Z की वैल्यू आती है 0.1 से 0.2 के बीच में। जी हाँ, ये वैल्यू फिक्स्ड है। अब बड़ी ही प्यारी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है दैट रिगार्डलेस ऑफ द रीजन एंड रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप द वैल्यू रेंजेस बिटवीन 0.1 to 0.2। दैट मीन्स इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप हाथी, घोड़ी, चींटी या फिर किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से देश की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ब्रिटेन में चिड़िया के लिए Z की वैल्यू क्या आएगी, आप कह रहे हैं कि इंडिया में हॉर्स के लिए Z की वैल्यू क्या आएगी, तो वो हमेशा 0.1 से 0.2 के बीच में ही आएगी। लेकिन अगर आप एरिया बढ़ा देते हैं, आप पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, आप पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, पूरे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की, पूरे एशियन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तो Z की वैल्यू 0.6 से 1.2 के बीच में लाई करेगी। दैट मीन्स Z की वैल्यू बढ़ रही है विद इंक्रीज इन द एरिया।
चलिए, तो ये हुए हमारे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बात करते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए स्पीशी डाइवर्सिटी होने का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए एक बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं डेविड टिलमैन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 प्लॉट्स लिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर लगाए। जिस प्लॉट में स्पीशी डाइवर्सिटी ज़्यादा थी वो इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल था, लेकिन जहाँ स्पीशी डाइवर्सिटी कम थी वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी कम थी। तो यानी कि उन्होंने बताया कि स्पीशी डाइवर्सिटी होना इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी उतना ज़्यादा इकोसिस्टम स्टेबल। अब एक स्टेबल इकोसिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? आप कब कहेंगे कि इकोसिस्टम स्टेबल है? सबसे पहला तो उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। दूसरा, वो रेजिस्टेंट होना चाहिए मैन मेड डिस्टर्बेंसेस और नेचुरल डिस्टर्बेंसेस दोनों के लिए। तीसरा, वो रेजिलिएंट होना चाहिए। अगर कोई भी उसे परेशान करता है, बाढ़ आ गई, नेचुरल डिस्टर्बेंस हो गया, या ह्यूमंस ने उसे परेशान किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डाल दिए, किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस के बाद ऐसा इकोसिस्टम जो वापस से खुद को ठीक कर सकता है, जो वापस से खुद को रिवाइव कर सकता है, वो रेजिलिएंट इकोसिस्टम है। और एक स्टेबल इकोसिस्टम रेजिलिएंट होता है। एक स्टेबल इकोसिस्टम एलियन स्पीशी इन्वेजन के लिए रेजिस्टेंट होता है। माने एक स्टेबल इकोसिस्टम बाहर से आई हुई किसी स्पीशी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक स्टेबल इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम है जिसकी प्रोडक्टिविटी में साल दर साल बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को ना मिले। मतलब ऐसा ना हो कि इस साल सपोज इस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी 20,000 जो है टन पर एकड़ है, अगले साल अचानक से वो घटकर 5,000 टन पर एकड़ हो गई, फिर उससे अगले साल वो अचानक से बढ़कर 40,000 टन पर एकड़ हो गई। तो ये इकोसिस्टम स्टेबल नहीं है। ऐसा इकोसिस्टम जिसकी प्रोडक्टिविटी में साल दर साल बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को ना मिले, यानी कि अ स्टेबल इकोसिस्टम शो लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसे हम स्टेबल इकोसिस्टम कहते हैं। चलिए, अब यहां पर एक और थ्योरी आ जाती है, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये पॉल एहरलिच साहब ने दी है और वो कहते हैं कि आप एक इकोसिस्टम को एक हवाई जहाज से कंपेयर करिए। एक हवाई जहाज जो है, एक एरोप्लेन जो है, उसमें बहुत सारे नट बोल्ट होते हैं जिन्हें हम राइवेट्स कहते हैं, और उसमें बहुत सारे हिस्से उन नट बोल्ट्स से बंधे रहते हैं। अगर आप उन्हें पॉप करना शुरू करें, अगर आप एक एक करके सारे नट बोल्ट्स को, राइवेट्स को खोलना शुरू करें, तो क्या होगा? एरोप्लेन डगमगाने लग जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नट बोल्ट हैं वो कहाँ होंगे? जो उसके पंख होते हैं हवाई जहाज के, अगर आप उन्हीं नट बोल्ट्स को खोल देंगे तो हवाई जहाज क्रैश ही हो जाएगा। तो पॉल एहरलिच साहब इकोसिस्टम को एरोप्लेन से कंपेयर करते हैं। जो नट बोल्ट्स हैं, जो राइवेट्स हैं, उनको स्पीशीज से कंपेयर करते हैं। और पॉपिंग का मतलब रिमूवल ऑफ स्पीशीज। अगर आप स्पीशीज को रिमूव करते जाएंगे तो इकोसिस्टम अनस्टेबल होता जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो राइवेट्स हैं, दैट इज द राइवेट्स ऑफ द विंग्स, उन्हें वो कंपेयर करते हैं कीस्टोन स्पीशीज से। कीस्टोन स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो नंबर में तो कम होती हैं, पर वो किसी भी इकोसिस्टम का ढांचा होती हैं, बैकबोन होती हैं। जैसे कि फिग, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, लायन, टाइगर, वुल्फ, these all are the keystone species। चलिए जी, अब बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। पिछले 500 सालों में अर्थ से लगभग 784 स्पीशीज जो हैं वो गायब हो गई हैं, और मात्र पिछले 20 सालों में अर्थ से 25 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ये बहुत डेंजरस रेट है। अब यहाँ पे कुछ बहुत फेमस एग्जाम्पल्स आते हैं जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं अर्थ से। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है डोडो का, जो कि एक चिड़िया जैसा ऑर्गेनिज्म है।
वो कहाँ से गायब हुआ? मॉरिशियस से। एरिया भी हमें याद रखना है। क्वोगा जो कि ज़ीब्रा जैसा दिखता है वो अफ्रीका से गायब हुआ। थाइलसीन जो थोड़ा हाइना जैसा दिखता है वो ऑस्ट्रेलिया से गायब हुआ। स्टेलर सी काऊ वो रशिया से गायब हुई। और टाइगर की 3 सब स्पीशीज़ बाली, कैस्पियन, जवान एशिया से, इंडोनेशिया, बाली यहाँ से गायब हुए। अभी अर्थ पे बेटा 15,500 15,500 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अंडर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है, जिसमें से 12% बर्ड स्पीशीज़ हैं, 23% मैमल्स हैं, 32% एम्फीबियंस हैं और 31% जिम्नोस्पर्म्स हैं। यानी कि प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म्स सबसे ज़्यादा खतरे में हैं और एनिमल्स में एम्फीबियंस सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। जब से धरती बनी है तब से अर्थ पर 5 मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं और ये जो चल रहा है ये 6ठा मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, जो पहले मास एक्सटिंक्शन से 100 से 1000 गुना तेज है, खतरनाक है। अब हम बात करते हैं ईवल क्वार्टेट की। ईवल बुरा, क्वार्टेट मतलब 4 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को खोते जा रहे हैं। और वो कौन कौन है? हैबिटाट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन एंड एलियन स्पीशीज इन्वेजन। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है हैबिटाट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। जो अमेज़न फॉरेस्ट है ब्राज़ील में वो पहले 14% एरिया को कवर करता था, लेकिन अब वो केवल 6% एरिया को कवर करता है। हमने अपने खुद के लालच की वजह से अमेज़न फॉरेस्ट को काट दिया, वहाँ ग्रासलैंड्स उगा दिए, वहाँ सोयाबीन कल्टीवेशन करी। हमने उनके जो जंगली जानवर हैं उनके हैबिटाट को हम फ्रैगमेंट कर देते हैं, बीच बीच में इंडस्ट्रीज लगा देते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अपने लालच से हम काफ़ी सारी स्पीशीज़ को ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं। जैसे रूस में स्टेलर सी काऊ, उसका जो मांस होता है वो इतना मीठा होता है कि वहाँ के लोगों ने उसे इतना खाया कि उसे एक्सटिंक्ट कर दिया। पैसेंजर पीजन, कबूतर जा जा जा, आपने सुना होगा। पहले कौन से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम होता था, तो पहले कुछ पिजन्स को ट्रेन करते थे संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो पैसेंजर पिजन को इतना इस्तेमाल किया कि उसे गायब ही कर दिया धरती से। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, बाहर से आई हुई स्पीशीज, एक्सोटिक स्पीशीज जो आई तो बाहर से पर वो हमारे ऊपर ही हावी हो गई। जैसे इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बनता है आइकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। वो भारत का नहीं है, बाहर से आया, पर अभी वो पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रॉब्लमैटिक वीड बना हुआ है। लैंटेना भारत का प्लांट नहीं है, बाहर से आया, प्रॉब्लमैटिक वीड बना हुआ है। पार्थेनियम ग्रास, कैरेट ग्रास, भारत में बाहर इंपोर्टेड वीट के साथ आया और आज वो भारत पे हावी है, हर जगह पाया जाता है। इसका एक और बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ईस्ट अफ्रीकन लेक में। वहाँ पर कुछ छोटी छोटी जो है मछलियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम किक्लिड फिशेस कहते हैं। तो ये जो किक्लिड फिशेस हैं ये वहीं की इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं, लेकिन एक बाहर से मछली आई, नाइल पर्च, और जैसे ही वो यहाँ आई उसने वहाँ की किक्लिड फिशेस को वहाँ से गायब कर दिया। एक और इसका बड़ा प्यारा एग्जाम्पल बनता है, हमारे भारत में जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहाँ पर कैट फिशेस पाई जाती हैं, लेकिन बाहर से आई हुई एक कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस, उसने आकर बहुत सारी कैटफिशेस को हमारे यहाँ गायब कर दिया। तो ये एलियन स्पीशीज इन्वेजन के एग्जाम्पल्स बनते हैं। देन कम्स द को एक्सटिंक्शन। नेचर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ रहना सीख लिया है, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और अगर आप उनमें से किसी एक को गायब करोगे तो दूसरा खुद गायब हो जाएगा। इसे हम को एक्सटिंक्शन कहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स और पॉलिनेटर्स एक दूसरे के साथ इस तरह बंधे हुए हैं कि अगर आप प्लांट को गायब करेंगे तो पॉलिनेटर भी गायब हो जाएगा। अब ये तो हमने सारी समस्याएं डिस्कस करी, अब इनका सोल्यूशन क्या है? कंजर्व करो बायोडाइवर्सिटी को। इसके लिए 3 अप्रोच पिक्चर में आती हैं, नैरो, ब्रॉड और एथिकल अप्रोच। नैरो यूटिलिटेरियन अप्रोच कहती है कि अपने खुद के मतलब के लिए आप बायोडाइवर्सिटी को बचाओ। आपको प्लांट से इतने सारे ड्रग्स मिलते हैं, टेक्सटाइल्स मिलते हैं, कपड़ा मिलता है, खाना मिलता है, परफ्यूम्स मिलते हैं, डाइज मिलती हैं, आप प्लांट्स को अपने मतलब के लिए बचा लो ना।
दूसरा ब्रॉड अप्रोच। ब्रॉड अप्रोच क्या कहती है कि आपको फ्री में, जो पॉलिनेटर्स हैं वो पॉलिनेशन कर देते हैं, आपको इकोसिस्टम फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है, आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको एस्थेटिक प्लेजर मिलता है, आपको जंगल कितने खूबसूरत लगते हैं, जो अमेजॉन फॉरेस्ट है उसको हम लंग्स ऑफ प्लैनेट कहते हैं, वो इतनी सारी ऑक्सीजन फ्री में आपको दे रहा है। तो थोड़ा ब्रॉड माइंड रखो, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को बचा लो। और तीसरी आती है एथिकल अप्रोच। शर्मा जाओ, स्पिरिचुअल होकर सोचो, इतना कुछ नेचर आपको दे रहा है तो स्पिरिचुअली, फिलोसफिकली बायोडाइवर्सिटी को बचा लो। चलिए, अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के भी दो तरीके होते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसके घर में जाके, उसके नेचुरल हैबिटेट में जाकर कंजर्व करते हैं तो वो इन सीटू कंजर्वेशन है, और अगर हम उसको उसके घर से निकालकर कहीं और ले जाकर कंजर्व करते हैं तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। इन सीटू कंजर्वेशन में हमारे आते हैं नेशनल पार्क्स, जो कि इंडिया में 90 हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि इंडिया में 448 है, देन बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि इंडिया में 14 हैं, और सेक्रेड ग्रूव्स एंड कम्स द हॉटस्पॉट्स। ये सारे इन सीटू कंजर्वेशन के तरीके हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन में हमारे आते हैं बोटानिकल गार्डन्स, जहाँ पर हम केवल प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स, चिड़ियाघर, जैसे अभी बहुत फेमस चल रहा है वनतारा, जहाँ मोदी जी भी गए थे, तो वो भी एक तरह का एक्स सीटू कंजर्वेशन का तरीका है, जहाँ पर एनिमल्स के साथ हाई फाई भी किया जा रहा है। चलिए, फिर इसमें सीड बैंक्स आ जाते हैं, हम सीड बैंक्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, हम गेमीट्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, हम पोलन ग्रेन्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये सारे एक्स सीटू कंजर्वेशन के तरीके हैं। हॉटस्पॉट्स, यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। धरती पर पहले प्रीवियसली 25 हॉटस्पॉट्स थे, लेकिन अब 34 हॉटस्पॉट्स हैं। हॉटस्पॉट्स ऐसे एरियाज हैं धरती पर जहाँ पर हमें एंडेमिज्म देखने को मिलता है। अब ये एंडेमिज्म क्या होता है? यहाँ ऐसी ऐसी प्रजातियां देखने को मिलती हैं जो पूरी धरती पे और कहीं है ही नहीं, केवल वहीं पाई जाती हैं। इसको हम एंडेमिज्म कहते हैं। तो क्या इन्हें बचाना ज़रूरी नहीं है? इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्पीशी अगर यहाँ से गायब हुई तो पूरी धरती से गायब हो जाएगी। 34 के 34 हॉटस्पॉट्स को अगर आप मिला दें, वो टोटल 2% से भी कम एरिया कवर करते हैं धरती का। लेकिन अगर आप पूरी धरती को छोड़ो, अगर सपोज धरती खत्म हो रही है, भगवान ने कहा कि धरती खत्म हो रही है, आपको वरदान देते हैं कि कोई एक चीज बचाओ, और आप केवल हॉटस्पॉट्स बचा लें, जितने भी हॉटस्पॉट्स धरती पर हैं, तो आप एक्सटिंक्शन को 30% से रोक सकते हैं। ये पावर है हॉटस्पॉट्स में। और 34 हॉटस्पॉट्स में से 3 हॉटस्पॉट्स केवल भारत के पास हैं। तो है तो कमाल भारत। 3 हॉटस्पॉट्स हैं हमारे पास 34 में से। कौन कौन से? हमारे हिमालयाज में ऐसी ऐसी कमाल की स्पीशीज है जो पूरी धरती पे कहीं नहीं पाई जाती। फिर हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इंडो बर्मा रीजन, जो हम म्यांमार के साथ, बर्मा के साथ शेयर करते हैं। और तीसरा हमारा वेस्टर्न घाट्स, जो हम श्रीलंका के साथ शेयर करते हैं। फिर आते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड मतलब क्या हो गया? पूजनीय। कुछ ऐसे स्थान हैं भारत में जिनको लोग पूजनीय समझते हैं, सेक्रेड समझते हैं, और उन्हें लगता है कि इन्हें बचाया जाना चाहिए, तो वो खुद ही उन्हें बचा रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सेक्रेड ग्रुप्स के, जैसे खासी और जयंतिया हिल्स मेघालय में, बहुत आप कह सकते हैं एंडेमिक स्पीशीज वहां देखने को मिलती हैं। राजस्थान के अरावली हिल्स, कर्नाटका और महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स, और सरगुजा, चंदा और बस्तर एरियाज मध्य प्रदेश के। दीज आर द फेमस एग्जाम्पल ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट समिट्स भी रहे हैं। मतलब इंसान जो है वैसे तो बहुत नुकसान पहुंचाता है प्रकृति को, लेकिन कभी कभी कोशिश भी करता है कि उसको ठीक कर लिया जाए। तो 2 इंपॉर्टेंट समिट्स यहाँ बताए गए हैं, एक अर्थ समिट है और एक वर्ल्ड समिट है। अर्थ समिट 1992 में आया, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में उसको ऑर्गेनाइज कराया गया, और फिर उसके 10 साल बाद 2002 में जोहान्सबर्ग अफ्रीका में वर्ल्ड समिट आया। इन दोनों ही समिट्स का क्या पर्पस था कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। इस तरह से डेवलपमेंट करनी है कि चीज़ें, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बची रह जाए। तो चलिए, यहाँ ख़त्म होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी। उम्मीद है
कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, सारे पॉइंट्स यहाँ कवर हो गए हैं। तो कमेंट करके बताइए आपको क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया। वी आर ऑलवेज ओपन टू सजेशंस। और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।